हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री मेड आसान। जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि हम लोगों को अकबर के नवरत्नों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, बात करनी है, जो कि आज का लास्ट लेक्चर है अकबर से संबंधित, जो कि मुगल काल में एक महत्वपूर्ण शासक था। तो ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत अक्सर पीटी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इनके कौन कौन सा अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। तो ध्यान रखिएगा, चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है बादशाह अकबर के नवरत्नों के बारे में। कौन कौन था? अबुल फजल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, हकीम हुकाम, बीरबल, तानसेन और फैजी। ये अकबर के प्रमुख नवरत्नों में से सम्मिलित होने वाले व्यक्ति थे, जो इसके मंत्रिमंडल का भी संचालन किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, अकबर के नवरत्नों जैसे कि छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल में उनके मंत्रिमंडल में शिवाजी के अष्टप्रधान थे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिसके ऊपर बादशाह अकबर आंख बंद करके विश्वास किया करता था, और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि इन सभी नवरत्नों का क्या क्या योगदान है और क्या इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर तो इनके नाम को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा। समझ रहे हैं? तो शुरू से अंत तक चीज़ों को देखते रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अकबर के नवरत्नों से संबंधित। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था, ठीक है, सबसे पहले बात किया था, ठीक है, बीरबल के बारे में। ध्यान रखिएगा, बीरबल अगर देखा जाए तो बादशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। तो यहाँ पर अकबर के नवरत्नों को संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। तो हम लोगों को शुरुआत करनी है सबसे पहले बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी और हकीम हुकाम। मुख्यतः इन 9 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं बीरबल के बारे में, जो बादशाह अकबर का सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक था, और इसके साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा ये बादशाह अकबर का मित्र भी था, परम मित्र था। इसके अलावा बादशाह अकबर का प्रमुख सलाहकार भी था। ध्यान रखिएगा, जब किसी विशेष कार्य प्रयोजन में जब कोई केस ऐसा उलझ जाता था जिसका हल किसी के पास नहीं रहता था, तो उस गुत्थी को सुलझाने के लिए बीरबल को याद किया जाता था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बीरबल जो है बादशाह अकबर का एक न्यायिक सलाहकार था, एक विशिष्ट सलाहकार था। हालांकि मुख्य सलाहकार के रूप में बादशाह अकबर के कार्यकाल में अबुल फजल आता है, तो हम भी बात सिर्फ बीरबल की कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बीरबल तक के बारे में जानते हैं। ये बीरबल कौन था, इसके बारे में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, बीरबल अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रिय था, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान रखिएगा, बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कब हुआ था? 1528 ईस्वी में कालपी में हुआ था। कालपी कहाँ पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। यह स्पेशली एक ब्राह्मण परिवार से जन्मा हुआ बच्चा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बताने का मूल उद्देश्य ये है कि कुछ किताबों में बीरबल के बारे में टिप्पणियां की गई हैं कि बीरबल क्या था? क्षत्रिय था। तो ध्यान रखिएगा, बीरबल 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, जिसका जन्म कालपी में हुआ था। एक बालक है जिसका मूल नाम है महेश दास। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बीरबल का मूल नाम क्या है? तो बीरबल का मूल नाम है महेश दास। कब जन्म हुआ है? 1528 में। कहाँ जन्म हुआ है? कालपी में, एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। ये था कौन? स्पेशली इसका कार्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, बीरबल मुख्य रूप से कहानीकार था। कौन था? कहानीकार था, और अकबर के न्याय विभाग का सलाहकार भी था।
ठीक है। यह एक से एक आप लोगों ने राजा अकबर और बीरबल के किस्से और कहानियां सुना होगा, ठीक है। बहुत सारे किताबें इनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। कुछ मनगढ़ंत किस्से कहानियां भी आप लोगों को मिलता है जिसका इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जो राइटर हैं वो अपने मनगढ़ंत कहानियों के अनुसार, ठीक है, एक इंटरटेनमेंट का माध्यम अकबर और बीरबल जैसे दो पात्रों के बारे में मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला जुला करके कहा जाए कि बादशाह अकबर का न्यायिक विभाग का सलाहकार होने का मतलब है कि यह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा, तभी इसे इतने बड़े पद पर रखा गया था, ठीक है। चलिए, अकबर ने इसे क्या किया था? अकबर ने इसे राजा की उपाधि दी थी और नगरकोट कांगड़ा एवं कालिंजर की जागीरदारी भी प्रदान की थी, ठीक है। तो बादशाह अकबर ने अपने इस प्रिय मित्र को राजा की उपाधि दी थी, इसके अलावा नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीरदारी प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, बादशाह अकबर ने बीरबल को 2000 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। कितनी? 2000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो एक प्रश्न ये आता है कि बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा कैसे? तो ध्यान रखिएगा, अकबर का संबंध आमेर के राजघराने से था, जिसकी पत्नी जोधाबाई जो कि बिहारी मल व भारमल की पुत्री थी, और उनका भाई है भगवान दास, ठीक है। तो भगवान दास ने ही बीरबल को बादशाह अकबर के दरबार में लेकर के आया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि अक्सर किस अभियान के तहत बीरबल की, जो अकबर का सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक था, उसकी मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1586 ईस्वी में जब भगवान दास के साथ में बीरबल, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों में बगावतों का दमन करने के लिए गया था। जिस समय आप इसके बारे में पढ़ोगे, मैंने बताया भी है अकबर के संपूर्ण कार्यकाल में कि कैसे सिंध में जाता है, फिर वहां से बलूचिस्तान की बगावत होती है, फिर बलूचिस्तान की ओर कूच करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बलूची बगावत का दमन करने के लिए जाता है और यूसुफजाई कबीलों से लड़ते हुए 1586 ईस्वी में बीरबल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बीरबल की मृत्यु के बाद बादशाह अकबर ने 3 दिन तक भोजन वगैरह ग्रहण नहीं किया था, ये माना जाता है। तो इस प्रकार से बीरबल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे ज्यादा कभी कोई पूछा जाने वाला नहीं है, सिर्फ इतना ही आप अपने दिमाग में रखिए। आपका पेटी बेस से जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ दिमाग में क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बादशाह अकबर के अन्य दूसरे कौन नवरत्नों के बारे में, जिनमें से एक आता है नाम अबुल फजल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात किए बीरबल के बारे में, अब बात कर रहे हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, यह अकबर का मुख्य सलाहकार था। कौन था? अकबर का मुख्य सलाहकार था, और इन्होंने आईने अकबरी व अकबरनामा जैसे, ठीक है, कि पुस्तकों की रचना की थी। शेख मुबारक का बेटा है। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल और फैजी ये दोनों शेख मुबारक के बेटे थे, बादशाह अकबर के दरबार में हैं, ठीक है, और अकबर के मुख्य सलाहकार के रूप में हैं। इसने अकबर की आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है, अकबर या कह सकते हैं कि अकबर की जीवनी, या अकबर का पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ जिसे आईने अकबरी व अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा एक प्रमुख ग्रंथ है जो बादशाह अकबर के संपूर्ण कार्यकाल, जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के पूरे वृत्तांत के बारे में बतलाता है। हालांकि मृत्यु के बारे में जो घटनाएं हैं वो अबुल फजल वर्णित नहीं कर पाए थे, क्योंकि उससे पहले, बादशाह अकबर की मृत्यु से पहले ही अबुल फजल की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना की, तो अकबरनामा में बादशाह अकबर के संपूर्ण कार्यकाल का वृत्तांत था, और इसी अकबरनामा को 3 चरणों में विभाजित किया गया था, और उनमें से एक है आईने अकबरी। तो ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी अकबरनामा का ही हिस्सा है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में इसे अलग प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अबुल फजल अकबर के द्वारा स्थापित दीन ए इलाही धर्म संवत का, जो दीन ए इलाही धर्म था उसका प्रथम प्रवर्तक था, यह कह सकते हैं कि प्रधान था,
दीन इलाही धर्म का जो प्रथम प्रवर्तक होता है, उपदेशक होता है, वो प्रधान था। तो कौन था? अबुल फजल था। ठीक है। दक्षिण भारत के अभियान में दक्षिण भारत में अबुल फजल की नियुक्ति कर दी गई थी। और जिस समय अकबर का बेटा सलीम, ठीक है, इलाहाबाद में रहते हुए खुद को बादशाह घोषित कर दिया था और बादशाह अकबर से, ठीक है, विद्रोह कर दिया था, तो उस समय बादशाह अकबर ने इसे दक्षिण भारत से बुलाने का कार्य किया। ठीक है। रास्ते में ही आते समय वीर सिंह बुंदेला की सहायता से सलीम ने इसको दक्षिण भारत में ही क्या किया? मरवा दिया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अबुल फजल की हत्या लगभग 1603 में करवा दी गई थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ठीक है, जिसमें सलीम की पूरी तरीके से साजिश थी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक बात किया बीरबल और अबुल फजल, जो कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे। अब तीसरे नंबर पर एक नाम आता है, क्या? तानसेन। तो ध्यान रखिएगा, तानसेन ये कौन है? ये ग्वालियर राजघराने से हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। इनका मूल नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। ये कौन थे? तो ये बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है। मुगल दरबार में आकर के यह इस्लाम धर्म कबूला था। तो इसके बाद ये जो पहले रामतनु पांडे के नाम से जाने जाते थे, इसके बाद फिर ये तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ध्यान रखिएगा, बादशाह अकबर ने इन्हें एक अतिरिक्त उपाधियां दी थी। वह क्या था? कंठाभरण वाड़ी विलास। कंठाभरण वाड़ी विलास। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कंठाभरण वाड़ी विलास नामक उपाधि बादशाह अकबर के द्वारा किस नवरत्न को दिया गया था? तो तानसेन को दिया गया था, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था और इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह बादशाह अकबर के, ठीक है, राज दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे, जिनकी संगीत मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, यह प्रसिद्ध है। ठीक है। चलो भैया, बादशाह अकबर के चौथे अन्य नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बादशाह अकबर का चौथा अन्य जो नवरत्न है वह कौन है? टोडरमल। कौन है? टोडरमल। अभी तक हम लोगों ने कितने नवरत्नों के बारे में बात किया? बीरबल के बारे में बात किया, अबुल फजल के बारे में बात किया और तानसेन के बारे में बात किया। मतलब बीरबल, अबुल फजल और तानसेन। अब चौथा कौन आ गया है? टोडरमल। तो ध्यान रखिएगा, टोडरमल एक यूपी में क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। ठीक है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। शेर शाह सूरी के यहाँ ये नौकरी करता था, शेर शाह सूरी के राज दरबार में। ठीक है। इसके बाद जब बादशाह अकबर के ये दरबार में आता है तो इसका मुख्य कार्य था वित्त विभाग। ध्यान रखिएगा, बादशाह अकबर के दरबार में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, वो वित्त विभाग का सारा लेखा जोखा इन्हीं के हाथों में था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आईने ए दहसाला नामक एक कृषि सुधार के लिए 10 सालों की समीक्षा करके बादशाह अकबर के कार्यकाल में एक रिपोर्ट तैयार करना, जिसे आईनी दहसाला कहा जाता है, वो टोडरमल का कार्य था। तो इस तरीके से टोडरमल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख चौथा नवरत्न में से आता है। इनकी नंबरिंग आप अपने हिसाब कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में ऐसे ही हो। ठीक है। अकबर का पांचवा नवरत्न कौन है? मानसिंह। कौन है? मानसिंह। तो भैया ये मानसिंह है कौन? तो ध्यान रखिएगा, आमेर के राजघराने से इनका संबंध है, मानसिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आमेर का जो शासक था भारमल व बिहारीमल, जिसकी बेटी से बादशाह अकबर का विवाह हुआ था, जिसे हरखाबाई व जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो जोधाबाई के ही भतीजा हैं कौन? मानसिंह। अर्थात बिहारीमल के 2 पुत्र पुत्रियां थीं, भगवान दास और कौन? हरखाबाई। ध्यान रखिएगा, तो भगवान दास के बेटे हैं मानसिंह। तो बादशाह अकबर के राज दरबार में ये आए और इन्हें बादशाह अकबर ने मुगल दरबार में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, मुगल दरबार में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सबसे उच्च मनसबदारी अर्थात 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। ठीक है, 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। यह सबसे उच्च मनसबदारी का पद था। अगर हम व्यक्तियों की बात करें
लेकिन अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे आपको बादशाह अकबर के सबसे उच्च मनसबदारों की श्रेणी में सलीम भी मिलता है। सलीम को लगभग 13,000 की मनसबदारी तक बादशाह अकबर ने प्रदान किया था। तो सलीम तो मान लो कि वो उसका बेटा ही है, हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति की तुलना की जाए या इसके नवरत्नों में तुलना की जाए तो सबसे उच्च मनसबदार के पद पर कौन था? मान सिंह, जो हरखाबाई व जोधाबाई का भतीजा था और भगवान दास का बेटा था। अगले नवरत्नों की श्रेणी में देखें तो ध्यान रखिएगा 6वें नंबर पर आते हैं कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम दास के रूप में भी जाना जाता है और इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे दोहे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ध्यान रखिएगा ये वही रहीम दास हैं जिन्हें अब्दुल रहीम खाना के नाम से भी जाना जाता है। ये बैरम खां जो बादशाह अकबर का संरक्षक था, ठीक है, बादशाह अकबर का सैन्य गुरु था, बादशाह अकबर के पिता तुल्य था, यह उसी के बेटे हैं, ठीक है, जिन्हें बादशाह अकबर ने आगे चल करके रहीम खाने खाना की उपाधि सौंपी थी। तो ध्यान रखिएगा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये कौन है। तो अब्दुल रहीम खाना बैरम खां का पुत्र था और ध्यान रखिएगा बैरम खां की ही पत्नी थी सलीमा बेगम, अर्थात बैरम खां और सलीमा बेगम के बेटे हैं रहीम, जिन्हें बादशाह अकबर ने अब्दुल रहीम की उपाधि दी थी। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम है और खाना की उपाधि से नवाजा था। ये अकबर के सेनापतियों के प्रमुख सैन्य अधिकारी हैं, ठीक है। इसके अलावा यह उच्च कोटि के विद्वान और कवि थे, ठीक है, उच्च कोटि के विद्वान और कवि थे। इनके एक और योगदान है, इन्होंने बाबरनामा, जो बाबर तुजुक ए बाबरी व बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखा गया था, तो इन्होंने बाबरनामा को फारसी में अनुवादित किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना। इसके अलावा यह सलीम के गुरु भी थे। सलीम कौन था? बादशाह अकबर का, ठीक है, शहजादा बेटा, जिसे आगे चल करके जहांगीर के रूप में जाना गया। तो हम लोगों ने अभी तक बादशाह अकबर के 6 नवरत्नों के बारे में जाना। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, ठीक है, टोडरमल और मान सिंह अब्दुल रहीम खाना, ये 6वां नवरत्न थे। अब 7वें नवरत्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा मुल्ला दो प्याजा, यह अरब का रहने वाला एक व्यक्ति था जो हुमायूं के कार्यकाल में भारत आया था और यह मुगल सेना में मिल गया था, ठीक है। भोजन में इसे 2 प्याज पसंद था, जिसके वजह से बादशाह अकबर ने इसे 2 प्याजा की ही उपाधि से नवाज दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना मुल्ला दो प्याजा के बारे में जो पूछा जाए तो इनके बारे में बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके अलावा, ठीक है, इनके 8वें नवरत्नों में एक आए फैजी। तो ध्यान रखिएगा फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई है। किसका? अबुल फजल का बड़ा भाई था। इसके साथ ही साथ में यह बादशाह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था और इसे दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक भी माना जाता है फैजी को। तो ध्यान रखिएगा शेख मुबारक जो हुमायूं के दरबार में था, हुमायूं की सेना में सम्मिलित था, उसके बाद शेख मुबारक के 2 बेटे थे अबुल फजल और फैजी, ये दोनों बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अबुल फजल बादशाह अकबर का प्रमुख सलाहकार था और मित्र भी था। इसके अलावा फैजी कौन है? अकबर का राजकवि है, ठीक है। अबुल फजल क्या है? अकबर का इतिहासकार है जो अकबर के बारे में अकबरनामा व आईने अकबरी लिखा था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 8वें नवरत्न के बारे में हम लोगों ने जाना कि फैजी ने क्या किया है। फैजी को बादशाह अकबर के राज दरबार का राजकवि माना जाता है। अगला जो नवरत्न है कौन है? हकीम हुकाम। तो ध्यान रखिएगा हकीम हुकाम यह बादशाह अकबर के रसोई घर का प्रधान था। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति कोई भी शासक होता था, ठीक है, तो वह मुख्यतः कुछ व्यक्तियों को मिला करके चलता था, जैसे कि जो उसके अंगरक्षक हुआ करते थे या जो उसके रसोई घर का प्रधान होता था, क्योंकि यही लोग बादशाह अकबर के करीबी रहा करते थे, ठीक है, या कोई भी शासक हो उसके करीबी रहा करते थे।
ध्यान रखिएगा, अकबर की ही नहीं, मैं संपूर्ण सभी राजा महाराजाओं के बारे में यदि बात करूं तो जो उसके अंगरक्षक होते हैं वो उसके सबसे करीब होते हैं, प्लस इसके अलावा जो उसका बावर्ची होता है, और इन दोनों के हाथ में ही शासक का जान होता है। ठीक है भाई, अंगरक्षक भी शासक की कभी हत्या कर सकता है, इसके अलावा बावर्ची जहर मिला दे खाना में तो क्या करेंगे। तो हकीम हुकाम जो है उसके रसोइयों का प्रधान था और इसको भी बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्नों में सम्मिलित किया था। तो इस प्रकार से बादशाह अकबर के 9 रत्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न तो अक्सर इस सीक्वेंस में पूछा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में बादशाह अकबर के 9 रत्नों में कौन सा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है वह सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के 2 प्रश्न हो जाते हैं। अब इसे चाहे वो 2-3 कूट में दे देगा कि बीरबल, ठीक है, अकबर के प्रमुख न्यायिक सलाहकार थे और बीरबल को अकबर ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा दे देगा अबुल फजल आईने अकबरी व अकबरनामा के रचनाकार थे। ठीक है, इसके अलावा विकल्प में दे देगा फैजी अकबर का राजकवि था, और नीचे दे देगा उपरोक्त सभी विकल्पों में सम्मिलित व्यक्ति सभी लोग अकबर के 9 रत्नों में से हैं। तो कुछ भी प्रश्न वो पूछ सकता है, कुछ भी प्रश्न वो बना सकता है, आप उन सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। तो एक बार चीज़ों को मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। फिगर के माध्यम से हम लोगों ने बादशाह अकबर के से संबंधित कुछ प्रमुख 9 रत्नों के बारे में जो देखा, आप उनको देखिएगा, और ये मैं स्टडी मटेरियल के रूप में आप लोगों को ऐप्स पे मिलेगा ही है हमारा बुक। तो इसमें पूरी तरीके से आप चित्र के माध्यम से देखिएगा और रिवाइज करिएगा। तो सबसे पहले नंबर ध्यान रखिएगा, मान सिंह से ही शुरुआत करते हैं। मान सिंह, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, हकीम हुकाम, बीरबल, तानसेन, फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये प्रमुख अकबर के 9 रत्नों में से सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों को भगवान दास के बारे में भी जिक्र मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान दास बादशाह अकबर के 9 रत्नों में तो सम्मिलित नहीं थे, लेकिन बादशाह अकबर के साले साहब थे, तो इस वजह से इनके बारे में जानना भी आवश्यक है कुछ समय तक के लिए। या जितने भी व्यक्ति इसमें से 9 रत्नों में सम्मिलित हैं, इन सभी के पास में और इन सभी के साथ में भगवान दास भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं, तो इनका व्यक्तित्व भी जानना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर का जब जोधाबाई से विवाह हुआ था तो उसके बाद यह अकबर की सेवा में चले आए थे। और ध्यान रखिएगा, यह अकबर के राज दरबार में 5000 की मनसबदारी के पद पर थे। भगवान दास के बारे में एक खासियत थी, एक खूबी थी कि यह एक वीर योद्धा तो थे ही, इसके साथ ही साथ में यह सत्यवादी व्यक्ति थे। क्या थे? यह सत्यवादी व्यक्ति थे, मतलब कि यह कभी झूठ का प्रयोग नहीं करते थे। इसकी पुष्टि मैं इस वजह से करता हूं क्योंकि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध से पहले बादशाह अकबर ने कई बार कोशिशें की, वह अपने 9 रत्नों में से प्रमुख व्यक्तियों को भेजा भी कि महाराणा प्रताप को वह कन्विंस करके, ठीक है, मुगल दरबार में मिला लें, मुगल की अधीनता स्वीकार कर ले। तो उनमें से एक जाने वाले व्यक्ति भगवान दास भी थे। तो महाराणा प्रताप ने स्वयं कहा था, ठीक है, कि आप एक सच्चे व नेक दिल के इंसान हैं, इस वजह से मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो ऐसे इन लोगों के बीच में कुछ वाद संवाद हुआ था, जो कि टॉपिक काफी लंबी है, मैंने महाराणा प्रताप में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया है, याद है ना। तो चलिए, ये था आज का अंतिम टॉपिक बादशाह अकबर से संबंधित। अगर देखा जाए तो बादशाह अकबर से संबंधित कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण लेक्चरों को लगभग 15 से 16 लेक्चर से ऊपर हो रहा है, ठीक है, जिसमें अकबर के संपूर्ण अभियानों को हम लोगों ने देखा, ठीक है, शुरू से अंत तक सारी चीज़ों को देखा। अकबर को महान क्यों कहा जाता है, ठीक है, या हमारे वामपंथी इतिहासकार जो है महान अकबर का नाम हमेशा क्यों लेते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमारे कोर्स का नाम है हिस्ट्री मेड आसान, ठीक उसी तरीके से आप
संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। बाकी फीडबैक आप हमारे ऐप्स के कमेंट में जाकर के पूरी तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी डाल दिया करें, तो हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियोज में क्या किया करेंगे, कवर कर दिया करेंगे, या आप सभी लोगों के प्रश्नों को इकट्ठा मिला करके कोई एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।